Please help me welcome Kamini Patel on the stage. थैंक यू वेरी मच। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा कुछ स्टोरी बताने की बात करूँगी तो फर्स्ट मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इतनी बढ़िया ज़िंदगी दी, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम रोते ही रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक बार एक आदमी भगवान के पास जाता है और बोलता है कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, रोता है। भगवान उसको बिठाते हैं और पूछते हैं कि तेरे पास क्या नहीं है? बोला मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान उसको बोलते हैं कि तेरे पास आँख है? बोलते हैं। तो इतनी बढ़िया ज़िंदगी है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, तू उसे देख सकता है, तेरे पास क्या नहीं है? फिर भगवान पूछते हैं कि तेरे पास हाथ है? तो बोला है। तो तेरे हाथ से तू किसी की मदद कर सकता है, तो तेरे पास क्या नहीं है? ऐसे करते करते भगवान पहचानने में उसकी मदद करते हैं कि तेरे पास सब कुछ है, तू क्यों रोता है? तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा इसीलिए करना चाहती हूँ कि हमारे पास आज बहुत कुछ है और सबसे पहले भगवान ने हमें ये दुनिया दी है, ये इतना अच्छा संसार दिया है, इसीलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप भी भगवान के लिए कर सकते हो। भगवान ने मुझे बहुत बढ़िया एक परिवार में मेरा जन्म हुआ, वहाँ मेरी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुई। जॉइंट फैमिली है मेरे मैके में, मम्मी पापा अंकल आंटी, मेरी बुआ भी है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मेरे अंकल आंटी को बच्चे नहीं हैं, मेरी बुआ की कुछ हेल्थ चैलेंजेस है तो उनके भी बच्चे नहीं हैं, और परिवार में मैं और मेरा भाई है, मैं बड़ी हूँ। तो इतने लाड़ प्यार से मुझे पाला गया है कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत अगर मुझे नहीं भी है तो भी मुझे मिल जाता था। इतना बढ़िया संस्कार भी मुझे अच्छे दिए गए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छा ही सोचना है, मुझे सब कुछ मिला है। लेकिन एक चीज़ था कि मैं बड़ी थी और लड़की मैं अकेली हूँ, तो कहीं भी जाना होता है वो बेचते नहीं थे। नहीं कुछ हो गया तो आप बस में नहीं जा सकते, आप ऑटो में नहीं जा सकते, आपको कहाँ जाना है आप बोलिए। ऐसा मुझे पाला गया था, यानी मेरे अंदर कुछ ऐसा डर भी था कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन बहुत बढ़िया मेरी परवरिश हुई, मैं बड़ी हुई इस तरीके से। ग्रेजुएशन मेरा हुआ, फिर हम पटेल में तो ऐसा होता है कि 20-21 साल हो जाते हैं तो शादी की बात शुरू हो जाती है, लड़के देखना शुरू हो गया। तो भगवान का कुछ प्लान था कि मेरे मैके मेरा घर है, उसका एक घर छोड़ के ही मनीष की मौसी का घर है। तो क्या हुआ कि एक दिन मनीष आते हैं और मेरे घर में ऐसा था कि हमें लड़का चाहिए लेकिन पढ़ा लिखा और अच्छा जॉब हो उसका, ताकि आप खुश रहो, वो जॉब करे, अच्छी सैलरी हो और आप खुश रहो। तो मनीष आए और फिर बाद में क्या हुआ कि मनीष निकले, मैं मेरे घर में बाहर बैठी थी, मैंने देखा, फिर मैं तुरंत गई, मुझे अच्छे लगे मनीष। तो उनकी मौसी के घर में गई, मौसी को मैंने सब कुछ मनीष के बारे में पूछ लिया कि ये कौन था, ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ पूछ लिया। और मैं मेरे घर में गई और मैं मेरे दादाजी से बहुत अटैच थी। कुछ भी बात हो, वो चाहे एजुकेशन की हो या कुछ फ्रेंडशिप की हो या कुछ भी हो, मैं मेरे दादाजी को सब कुछ बातें करती थी। तो मैं वहाँ जाके मेरे दादाजी को मैंने बोल दिया कि ये लड़का मुझे पसंद है, वो इंजीनियर है, इतनी सैलरी है, यहाँ पे रहते हैं, ये कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो हम पटेल में तो क्या होता है कि जो हम आजू बाजू में सब रहते थे सोसाइटी में, वो सभी पटेल थे, तो सब कुछ पता होता है कि कैसा घर है वगैरह, सब कुछ पता होता है। तो मेरे दादा ने बताया कि बेटा वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन जिस घर से वो बिलोंग करते हैं वो बहुत ही पुअर है। तू जिस घर में रही है तुझे सब कुछ मिला है, शायद ऐसा हो कि तू वो घर में जाए और तू वहाँ ना रह सके। तब मैंने मेरे दादा को बताया था कि नहीं, मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे शादी तो करनी है, मनीष से ही करनी है। तब पता नहीं था कि बोलने में और सहन करने में बहुत फ़र्क होता है। मैंने बोल तो दिया, मेरी जिद थी कि नहीं मुझे वो पसंद है, मुझे करना है, उनके साथ ही शादी करना है। फिर मेरे दादा को लगा अच्छा ठीक है, चलो तुझे पसंद है, पढ़ा लिखा है, जॉब अच्छी है, सैलरी भी है, तो आगे चल के शायद तू भी कुछ जॉब कर लेगी,
तो अच्छा तुम्हारा लाइफ निकल जाएगा। शादी हुई, उनके घर गई। शादी करके ही पहले तो शादी के अगले दिन मनीष मीटिंग में थे। शादी के दिन ही मनीष मुझे मीटिंग में लेके चले गए थे। बहुत कमिटेड थे ये बिजनेस के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहे थे। मुझे एक ही चीज़ था, मेरा गोल, कि मनीष 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 मनीष। अभी हम क्या करते हैं, हमारे ड्रीम, हमारे गोल हमारे नज़र के समक्ष होते हैं, हम उसको रोज देखते हैं। तो मेरा भी एक ही था, आंख बंद करूँ तो मनीष, आंख खोलूँ तो भी मनीष, और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसीलिए मैंने मेरे दादाजी को बोल दिया था कि मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। तो चली तो गई। मैं बिजनेस के लिए पॉजिटिव भी नहीं थी, नेगेटिव भी नहीं थी, न्यूट्रल में थी। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, मनीष जो टाइम पे घर पे आते थे वो कुछ टाइम का कुछ नक्की नहीं था। सुबह निकल जाते थे, दिन में फ़ोन करूँ तो फ़ोन भी नहीं उचकते थे। फ़ोन करूँ तो मैंने बोला कहाँ हो, बोलते तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। एक ही आंसर, कहाँ होगा, मार्केट में ही तो हूँ, कहाँ चला जाऊँगा। फिर मैंने धीरे धीरे उसका वो जो आंसर आता था ना, वो दिल में चुभ जाता था। एक लड़की जो किस फैमिली में से आई है, उसका क्या सपना रहता है शादी के बाद, कि वो घूमे, पिक्चर मूवी देखने जाए, गार्डन में जाए, घूमे फिरे। टाइम ही मुझे चाहिए था मनीष का, लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे। रात को 10 बजते, 11 बजते, 12 बजते, फैमिली के सब मेंबर हम साथ में खाना खाते थे, लेकिन मनीष नहीं थे। वो भी बहुत लगता था। तब भी मैं फ़ोन करती थी, लेकिन मनीष ने जैसे बताया ना, वो फ़ोन ही नहीं लेते थे, फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो वो भी गुस्सा था, इतना गुस्सा बढ़ रहा था मेरे अंदर कि वो बॉम्ब बन रहा था। और बॉम्ब बनते बनते ऐसा विस्फोट होता था रात को। जैसे मनीष ने आपको बताया ना, शायद आप मेरे घर में वो म्यूजियम में रखते हैं ना, तो ऐसे हमने हमारा रूम रखा है। स्विच बोर्ड, एक भी स्विच सही तरीके से नहीं है, दरवाजे का हैंडल भी टूटा हुआ है, फैन की ब्लेड भी ऐसे मुड़ गई है। ऐसा हमारा हमने बेडरूम बना दिया था। ऐसा महाभारत होता था रात को। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस मनीष का टाइम ही चाहिए था। मैं ऐसा नहीं थी, नेगेटिव थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मनीष बिजनेस कर रहे हैं, उसको बिजनेस करना है, वो बोलेगी मैं ऐसा करूँगी शायद, तो चाहिए मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा। तो मनीष बोलते थे मीटिंग में जाना है, हम चले जाते थे। मुझे बस इतना ही था, उसके पीछे बाइक पर बैठने को मिलता था, या तो मीटिंग में उसके बाजू में बैठने को मिलता था। इसीलिए मैं चली जाती थी कि इतना टाइम तो मैं 3 घंटे तो निकाल सकती हूँ उसके साथ, तो मैं चली जाती थी। फिर देखती हूँ दिन ब दिन कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मनीष नहीं दे रहे हैं। तो भी गुस्सा निकलता था कि वो बोल रहे कि मीटिंग में आना है, यहाँ पे जाना है, वो करना है, मैं सब कुछ कर रही, तो अभी मैं बोल रही हूँ कि भाई आपको पिक्चर देखने आना है मेरे साथ, वो नहीं आते थे। रात को 9 बजे घर पे आना है, वो नहीं आते थे। ऐसा ही चलता रहा। फिर क्या होता है कि ये बिजनेस में हम मीटिंग में जाते थे। मनीष ने मेरी मुलाकात मेरे मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर स्मिता वर्मा से करवा दी। उस दिन मुझे पता नहीं, शायद भगवान का कुछ इशारा था कि ये लड़की ये बंदे के साथ ही रहे, ज़िंदगी गुजारे। शायद उसके मैके में जो उसकी लाइफ थी, शायद ये बिजनेस से उस दिन चेंज होके डायमंड लेवल पे जाके उसको वही लाइफ मिलने वाली थी। भगवान का कुछ इशारा था उस दिन। तो मैं स्मिता वर्मा से मिली, लेकिन स्मिता वर्मा स्टेज पे गए और उनका कुछ एजुकेशन बोले थे, उनका लाइफस्टाइल बोले थे, कैसे वो रहते हैं, वो वगैरह सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ तो है। मैं उनसे मिली, पर्सनली मिली, मनीष ने मेरी मुलाकात करवाई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं अंदर से डर रही थी, क्योंकि कभी भी मैंने किसी ऐसे माहौल में गई नहीं थी, किसी से मैंने ऐसे बातचीत नहीं की थी, तो मैं डर रही थी। तो क्या हुआ था कि मीटिंग में जाती थी, लेकिन मिलना ना मिलना ऐसा हो रहा था। जैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन अपलाइन के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। मिलती थी, हाय हेलो करके निकल जाते थे। और मैं भी मनीष को बोलती थी, मीटिंग में से बाहर निकलती थी और मैं जहाँ हमारा बाइक रखा होता है वहाँ पे मैं चली जाती थी और मनीष को फ़ोन करती थी, मैं आ गई हूँ, तुम भी फटाफट आ जाओ, बस हमको निकलना है, और कोई बात नहीं। बस ऐसे चलता रहा। फिर एक बार क्या होता है कि
हम खुद 6% अचीव किया था। और हमारे ग्रेट अपलाइन रवि प्रकाश का एक मीटिंग था, बढ़िया सा मीटिंग था, डिस्ट्रीब्यूटर मीट उसको बोलते थे। तो पूरा हमारा एंटायर वो मीट था तो बहुत क्राउड था और हम थोड़े लेट पहुँचे थे। तो जब रिकॉग्निशन लेवल चालू हुआ तो क्या होता है कि मनीष को आने की जगह नहीं थी, लेकिन मैं आ सकूं इतना था। तो मनीष ने बोला कि तुम फटाफट स्टेज पे जाओ, अपना नाम बोल के उतर जाना। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाने वाली। लेकिन मनीष बोलते नहीं, मैं नहीं आ सकता, बहुत क्राउड है, वहाँ जाने तक तो ये ख़त्म हो जाएगा, तुम भागो जल्दी से। तो मैं वहाँ से आती हूँ, जल्दी से ऊपर स्टेज पे जाती हूँ और लाइन में खड़े रहते हैं और पहले तो नाम बोलना था, तो मैं अपना नाम बोल रही थी। उस समय मैंने मनीष को दरवाजे के पास खड़े रहते हुए मैंने देखा और मेरी आंख से वहाँ से ये आंसू निकल गए कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं बिजनेस में किया था, फिर भी इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा, इतना रिकॉग्निशन मुझे मिल रहा है, ये बिजनेस में तो कुछ है। फिर प्रॉपरली मैंने मेरे अपलाइन स्मिता वर्मा से कम्युनिकेशन किया। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि बेटा ये बिज़नेस तू जैसे मनीष को क्यों इतना परेशान कर रही है, तुझे पता है कि वो क्या कर रहा है, ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है, ये तेरे लिए ही तो कर रहा है। तू जिस परिवार से ये परिवार में आई है, तुझे लग रहा है कि अगर मनीष ये बिज़नेस नहीं करेगा तो तुझे क्या ऐसी लाइफ मिलेगी? मैंने बोला नहीं मिल सकती। तू एक बात सोच कि ये किसके लिए कर रहा है, वो तेरे लिए ही कर रहा है। ये सोचता है कि मनीष जो भी पैसे कमाए वो तू इसे इंजॉय करे। और ये बात भी सच है कि जब से मेरी शादी हुई है कुछ ऐसे चैलेंजेस भी थे कि पैसे की कमी रहती थी, लेकिन नया साल आता है दिवाली में, तो मनीष ने एक चीज़ मुझे बताया था कि तुम्हें नए साल में नए कपड़े लेने हैं और उसका आपको कीमत नहीं देखना है, आपको जो भी पसंद है आप ले लो। मैंने बोला आप नहीं, मुझे चलेगा, ये कपड़े हैं मैं यही पहनूंगा, ये चलेगा। तब मुझे दिल से एक डिसीजन लेना पड़ा कि जिसने बचपन में भी कुछ नहीं देखा है और शादी करने के बाद भी अगर वो मेरा ही सोच रहा है, परिवार का भी सोच रहा है, अभी मेरी बारी है उसके बारे में सोचने की। जब वो मीटिंग में मैं गई थी, वहाँ स्टेज पे से ही मैंने एक डिसीजन तो ले लिया था कि अभी ये बिज़नेस को करना ही है। और जब मैंने ये नए साल में जब ये कपड़े लेने की बात आई, तब मैंने एक डिसीजन और भी लिया कि अब ये बिज़नेस मैं करके ही दिखाऊंगी और मनीष को जो बचपन में नहीं मिला है, अभी ये ज़िंदगी, ये बिज़नेस को बिल्ड करके मनीष को मैं ये ज़िंदगी देने वाली हूँ। और तब जाके हमने ये बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करना स्टार्ट किया। जैसे मनीष ने बताया, सीडी सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मनीष सुबह में सीडी रख देते थे तो हमें सुनना ही पड़ता था। जैसे वो सुबह में सीडी रखते थे तो मेरे घर, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मनीष के बड़े भैया है, मेरी जेठानी भी है, मेरी सास भी है, तो सब सुनते थे। तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ तो जा रहा था, नेगेटिविटी तो आती है। देखो हम घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक दूसरे की सोच कभी भी मिलती नहीं है। मिलती है क्या? मैं लेडी से पूछना चाहूँगी, मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके घर में अगर ये सिस्टम है, अगर आप आपके घर में 100% ये सिस्टम चालू कर दोगे ना, तो सोच शायद मिलने लगेगी। आप उसके बारे में अच्छा सोचने लगोगे, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगेगी, और कभी भी हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। क्या होता है, जनरली हम जिस एरिया में रहते हैं या हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, नेगेटिविटी जल्दी होती है, यानी कि हमारे माइंड में जल्दी जाती है। हम पहले नेगेटिव ही देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। एक बार क्या होता है कि एक आदमी जाता होता है तो उसको रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। यमराज उससे पूछते हैं कि मुझे पानी पीना है, आप मुझे पानी पिलाओगे? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं पिलाऊंगा, तो उसे पानी पिलाते हैं। और यमराज कहते हैं मैं तेरा ही प्राण लेने आज आया था, लेकिन आज तूने मुझे पानी पिलाया है, इसीलिए मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ कि अगर तुझे 5 मिनट में जो भी अच्छा तेरे लिए चाहते हो तुम, वो 5 मिनट में ये 5 पर्ची देता हूँ, इसमें लिखो। तो वो पहली पर्ची में लिखता है कि मेरे पड़ोसी को लॉटरी लगी है तो वो लॉटरी ना लगे, उसने ली है तो वो लॉटरी ना लगे। दूसरी पर्ची में वो लिखता है कि मेरा फ्रेंड है वो मंत्री बनने जा रहा है, वो मंत्री ना बने। ऐसे करते करते उसकी 5 मिनट ख़त्म हो गई और यमराज ने बोल दिया आपकी 5 मिनट ख़त्म हो गई है,
और आपकी पर्ची दिखाओ और उसमें वो देखते हैं कि उसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा था, और ऐसे करके उसके प्राण यमराज ने ले लिए। इसका स्टोरी का मोरल क्या है कि जब हमें हमारा सोचना होता है ना, तब भी जाके हम क्या करते हैं, दूसरों का ही सोचते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है। लेकिन आपके घर में ये सिस्टम आ जाता है ना, तो आप अपने खुद के बारे में ही सोचोगे। आप अपना पॉजिटिव सोच दूसरे के बारे में रखते हो। अगर सास घर में ऐसी है तो आप क्या देखते हो, मेरी सास बहुत अच्छी है, और वो भी क्या करते हैं, वो भी बोलते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये सिस्टम के कारण, क्योंकि आपकी सोच बदल गई। जैसा आप देते हो वैसा ही आपको मिलता है। ऐसे करते हमने सीडी सुनना स्टार्ट किया, ऐसे हमने बुक पढ़ना भी स्टार्ट किया। बुक पढ़ना भी पसंद नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने बुक ही पढ़नी इतनी पसंद होती तो शायद आज मैंने कुछ डिग्री कर ली होती, है ना। बुक पढ़ना पसंद नहीं होगा आपको ये बिजनेस में, लेकिन आपको बुक पढ़ना होगा, तब जाके आपके कुछ गोल है, आपके ड्रीम्स है, वो कंप्लीट होंगे। बुक से क्या होता है कि मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, मैं बहुत यानी बोले ना हाई टेम्पर थी। कुछ भी अगर मनीष ने मुझे बोल दिया, जैसे मनीष ने बोला ना, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक। मैंने हाथ पे भी बहुत सारे कट किए हैं, यानी कि मैं सोचती नहीं थी मैं क्या कर रही हूँ, इतना खराब मेरा नेचर था। बुक पढ़ने से मुझे इतना पता चला कि मैं अंदर से पूरी चेंज हो सकती हूँ, और मैंने किया। कई बार क्या होता है कि कोई लेडीज़ है, उसका स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपने उसके मुंह पे बोल दिया कि आप तो कैसे हो यार, तो जब भी आप उसको मिलते हो तो वो क्या सोचती है, आ कामिनी बेन तो है ने साव मोड़ा पर ज बोली दे। लेकिन उसने सही बोला था, मैंने सही बोला था कि उसमें उसका वो नेचर खराब है, लेकिन अगर कोई उसको मुंह पे बोल दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ते हो तो आप अपने आप को खुद को सुधार सकते हो, और मैंने बुक पढ़ के अपने आप को सुधारा। सीडी से मैंने ये जाना कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, ये चैलेंजेस में भी मैं ये काम कर सकती हूँ। बुक पढ़ने से मैंने अपने आप को सुधारा, और फंक्शन में तो डे 1 से मैं जा ही रही थी, लेकिन जब डिसीजन लिया और तब मैंने फंक्शन में जाना स्टार्ट किया, तब से मैंने जो भी सुना वो दिल में लेती गई कि ये चेंजेस मुझे लाने हैं, बिजनेस में ये करना है। बोले जैसी संगत वैसी रंगत, आप जैसी संगत में रहोगे वैसी ही रंगत आपको मिलेगी, और यहाँ पे अच्छी संगत है तो आपका अच्छा ही होने वाला है। और सबसे एक जो होता है कम्युनिकेशन अपलाइन का, ग्रोइंग अपलाइन का, मैंने कभी भी स्मिता वर्मा को छोड़ा नहीं है, कभी भी नहीं। अगर मेरा काम होता है तब भी मैं फ़ोन करती हूँ, नहीं होता है तब भी मैं स्मिता वर्मा से फ़ोन करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो भी खड़ी हूँ ना, मुझे स्मिता वर्मा की डुप्लीकेटेड लगता है, और मुझे ऐसा ही बनना है। मुझे मेरी अपलाइन के जैसा ही बनना है। वो जैसे चलते थे मैंने सीखा कि भाभी कैसे चलते हैं, वो कैसा पहनावा करते थे मैंने वो भी सीखा कि भाभी कैसे पहनते हैं कपड़े, वो कैसा बोलते हैं लोगों से मैंने वही देखा कि भाभी कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, वो बेटा बेटा कह के ही बुलाते हैं, मैंने ये सब सीखा। और यही कुछ मैं मेरे घर में परिवार में अप्लाई करती थी, तो मुझे आज मेरा फैमिली जो पहले इतना ऐसा लग रहा था मैं कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारूंगी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार जैसा तो शायद किसी का भी परिवार नहीं होगा। मैं भगवान को इसीलिए थैंक यू बोलती हूँ, और भगवान से जब भी प्रार्थना करती हूँ मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को अच्छी हेल्थ देना, अच्छी वेल्थ देना, और हम सब साथ में बढ़िया ज़िंदगी गुजारें, बस यही प्रार्थना करती हूँ। और ये सब हुआ ये सिस्टम के कारण। ये सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगी फ्रेंड, लेकिन ये सिस्टम को आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा, तो आपकी भी ज़िंदगी बढ़िया बन सकती है। और इसी दौरान मैंने एक बेटे को जन्म दिया, वो आज 14 साल का है, उसका नाम है दिशार्थ। बहुत ही स्मार्ट है, हेल्दी है, समझदार है, बहुत ही क्लेवर है। डे 1 से हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया था, तब उसका बॉर्न हुआ था, तब बहुत सारी चैलेंजेस थी, कुछ ऐसा लेवल नहीं था। हमारा बिजनेस चालू हो गया था सौराष्ट्र में,
और हमारे कंटिन्यू सौराष्ट्र में जाना पड़ता था। हम एवरी सैटरडे संडे उसको यहाँ पे छोड़ के जाते थे और हम वहाँ पे बिजनेस करते थे और मंडे को सुबह आते थे। लेकिन कभी भी मैंने कभी भी दिल पे नहीं लिया कि मेरा बेटा छोटा है, मैं कैसे ये बिजनेस को बिल्ड करूँ। मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप ये बिजनेस करो या ना करो, आप अभी भी कुछ जॉब करते हो या आप हाउस वाइफ हो, अपना छोटा बच्चा होता है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति में आपको घर से बाहर जाना होता है तो क्या आप बेटे को छोड़ के नहीं जाते हो? जाना होता है तो क्या नहीं जाते हो? कुछ भी उसको समझ के या समझा के आप जाते हो ना। जब ये बिजनेस की बारी आती है तो हम मेरा बेटा मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, यही सोचते हैं। आप ये बिज़नेस उसके लिए ही कर रहे हो। जब वो छोटा था, आज 14 साल का है, लेकिन 14 साल में 10 साल ऐसे भी है कि उसकी बर्थडे होती थी ना, तो उसकी बर्थडे के दिन हम यहाँ पे नहीं होते थे, तब भी मैंने दिल पे नहीं लिया। और मेरे बेटे को भी कभी मैंने ऐसे बताया नहीं है कि तेरी बर्थडे आज ही है। हमारे बच्चे की बर्थडे उसी दिन है, कौन बताता है? हम ही बताते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं बताए कि बेटा हम नहीं है, जिस दिन हम सब परिवार एक साथ होते हैं तभी तेरी बर्थडे होती है, तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसको क्या पता चलता है? तो 10 साल कुछ ऐसे भी थे जब मेरे बेटे की बर्थडे के दिन हम नहीं थे, लेकिन उसी दिन मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था कि ये बिज़नेस को तो मैं करके दिखाऊंगी। और मैंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसीलिए किया था क्योंकि वो छोटा था। अगर उस दिन हम उसके साथ रहते और वो कुछ गिफ्ट की बात करता तो शायद 1000-2000 की गिफ्ट हम उसको दे पाते, लेकिन ये बिज़नेस को उसी समय हम नहीं करते हैं। और अगर उसके पास बैठे रहते हैं, बड़ा होके उसने शायद मर्सिडीज़ मांग लिया तो कहाँ से ला के दूंगी उसको बर्थडे के दिन? तो मैंने थैंक गॉड उसी दिन डिसीजन लिया था कि उसकी बर्थडे के दिन नहीं रहना है, काम करना है। और जब हम काम करके वापस आते थे उसको समझा के जाते थे कि बेटा हम आने वाले हैं, हम साथ मिलके होटल में जाएंगे, केक कटिंग करेंगे, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसको कुछ भी पता नहीं चलता था। ऐसे करके मेरे बेटे, आज 14 साल मेरा बेटा हो गया है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा है। मैंने एक स्मार्ट वर्क भी उस टाइम किया था। ये बिज़नेस अगर आपको सही में करना है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से करनी होगी। मेरी जेठानी भी है, मेरी सास भी है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मेरी जेठानी को भी मम्मी बुलवाया उससे, और मेरी सास को भी मम्मी ही बुलवाया। जब मैं घर पे हाज़िर भी होती थी तो उस हाज़िरी में भी मैं क्या करती थी, वो खाना मांगता था, मैंने बोला मम्मी के पास जाओ। अगर कुछ चाहिए था, मम्मी के पास जाओ। सोना है, मम्मी के पास सो जाओ। हम उसको अच्छी आदत और बुरी आदत भी कौन उसको कराता है? हम ही करवाते हैं। ये बिज़नेस से मैंने उसको बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया है, जिसके कारण आज मेरा बेटा बहुत ही, मैं बोलूँ ना कि सब बच्चों में बहुत अलग पड़ता है। वो उसकी समझदारी है, वो समझता है अपने बच्चे। हम जो करते हैं ना वही देखता है, हम जो कहते हैं वही नहीं करता है, हम जो करते हैं ना वही वो करता है। तो आपको चाहिए ऐसी बढ़िया ज़िंदगी, बहुत बढ़िया बिजनेस है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने कुछ बताया, शायद मेरी स्टोरी से कुछ आपकी स्टोरी कुछ रिलेट करती होगी, शायद आप कुछ उसमें से ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये सिस्टम अगर आपने 100% आपके अंदर डाल दिया ना, तो आपको ये बिजनेस, ये ज़िंदगी, ये परिवार बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। आज हम साथ मिलके ये बिज़नेस को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं, तो आप भी जी सकते हो। अगर ये बिज़नेस को मैंने मनीष को मना कर दिया होता, वो समय था उस समय पे जब मैं मनीष को खींचती थी कि नहीं करना है ये बिज़नेस, छोड़ दो, तो मनीष वो छोड़ने वाले नहीं थे। और तभी जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे डिवोर्स देने के लिए, लेकिन ये बिज़नेस को नहीं छोड़ेंगे। और थैंक गॉड कि उस समय मैंने मनीष को नहीं छोड़ा, तो आज बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक रिकॉग्निशन पैसे भी है, आज पहले पैसे की चैलेंजेस थी, आज बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। टाइम के लिए मैं रोया करती थी, आज हम कहीं भी जाते हैं हम साथ में जाते हैं। एक सिक्योरिटी मेरे बेटे के लिए है, आज मेरे बेटे के लिए मुझे टेंशन नहीं है कि शायद वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या एजुकेशन लेगा, लेकिन सिक्योरिटी है ये बिज़नेस से। रिकॉग्निशन आज मुझे मिल रहा है, आज पहले नाम मेरा लिया जा रहा है फ्रेंड्स, मेरा नाम लिया जा रहा है। मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम से लोग मुझे जानेंगे, मेरे नाम से। तो रिकॉग्निशन भी बहुत बढ़िया है। फॉरेन ट्रिप मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि इंडिया नहीं घूमी हूँ, इंडिया में कुछ नहीं देखा, लेकिन फॉरेन में सब कंट्री दिख के आई हूँ फ्रेंड्स। आपको बात करूँ तो मैं मलेशिया जाके आई, स्विट्ज़रलैंड जाके आई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, पेरिस,
इंडोनेशिया, बाली और दुबई और भी सिंगापुर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस के थ्रू फ्री में, मुफ्त में आपको चाहिए ये सब। ये बिजनेस को मैंने बोला वो करना पड़ेगा। वो हेल्थ, आज आप देखो 14 साल का बच्चा भी है हमारा, लेकिन टेंशन नहीं है ना, इसीलिए हेल्थ भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया बिजनेस है, हम कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लास्ट में बस इतना बोलना चाहूँगी कि मैं भगवान को विश करूँगी कि आप बिजनेस, जो भी नए गेस्ट बैठे हैं, शायद करें या ना करें, लेकिन आपके कुछ सपने होंगे, वो भगवान आपके वो सपने ज़रूर से पूरे करें। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।